तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के दोस्तों पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इस चैनल पर क्लास 10 मैथ और साइंस, जो कि आप तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम 2024 के लिए, सभी आप तक प्रोवाइड करवा चुके थे, आप तक पहुंचा चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं भौतिक विज्ञान पार्ट 1 है और कक्षा 10वीं। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम 2024, यहाँ पर सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स के आते हैं। तो उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर वो लेके आए हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था केवल 60 क्वेश्चन देंगे। कितने क्वेश्चन देंगे दोस्तों? 60। केवल 60 क्वेश्चन देंगे यहाँ पर। इससे आपका फिजिक्स जो है बाहर नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों मैंने बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आप तक लोगों तक पहुंचा दिए। इन 60 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके जो 6 से 7 बहुविकल्पी आते हैं बायोलॉजी में, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स के आप तक 60 क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं। तो ये दोस्तों जरूर देख के जाना, एग्जाम आपका चल ही रहा है और विज्ञान के पेपर से पहले इसको जरूर जरूर देख लेना दोस्तों। तो इससे आपके यहाँ पर बायोलॉजी और फिजिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी बहुविकल्पी आपके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद बचे हुए यहाँ पर 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो जब आप ये 180 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूरे ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और ये मेरा वादा है दोस्तों कि इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हम 180 आप तक दोस्तों प्रोवाइड करवाएंगे, भेजेंगे आप तक, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो ये पार्ट 1 है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो वह कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, पारतारिका, ये तो होता नहीं है। पुतली, ये भी नहीं होता है। पुतली की तो विशेषता आपको पता है, ये कम प्रकाश में फैल जाती है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। कॉर्निया, इससे प्रकाश जो प्रवेश करता है। और ये दृष्टिपटल, जिसे हम रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना, दृष्टिपटल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, अवतल दर्पण है, ध्यान रखना, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दो चीजें नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों जो है उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, ठीक है। और वास्तविक है तो उल्टा इसके साथ जुड़ा रहेगा। इसी तरीके से हम बात करें अब उत्तल के लिए दोस्तों, तो उत्तल के लिए देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण यदि है तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी। और आभासी के साथ हमेशा सीधा जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? सीधा, ठीक है। तो आभासी सीधा होगा, वास्तविक तो उल्टा होगा। अब पूछ रहे कि यहाँ पर वस्तु के अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के सामने कहां पर वस्तु को रखा जाए? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक अवतल दर्पण में, तो ये अवतल दर्पण है, इसकी स्थितियों को याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मानचित्र बना लेना है, ठीक है, रफ पर, और पता करना। ये होता है इसका पी पॉइंट, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, वो सॉरी ध्रुव कहते हैं। ये होता है इसका एफ मुख्य फोकस, और ये होता है सी वक्रता केंद्र। इसके बाद ये इधर होता है इन्फिनिटी फील्ड, ठीक है, अनंत क्षेत्र। तो देखिए, अगर वस्तु यहाँ पर है अनंत क्षेत्र में, मतलब 1 नंबर यहाँ है, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनता है? कहाँ पर बनेगा? इसका 1 नंबर पर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 1 नंबर अगर यहाँ है तो यहाँ, तो आप कह सकते हो, इस चित्र से बता सकते हो, यदि वस्तु अनंत पर है या अनंत में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ? फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा? अगर अवतल है तो कह देंगे वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। आकार की बात करें तो ये पॉइंट साइज का होता है, बिंदु के आकार का, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे वस्तु इधर बढ़ेगी तो प्रतिबिंब इधर बढ़ता चला जाएगा, वस्तु इधर आएगी तो प्रतिबिंब उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पहले पॉइंट में है बिंदु के आकार का। फिर यहाँ पर देखिए वस्तु दोस्तों 2 नंबर यहाँ स्थित है
अनंत और वक्रता के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 नंबर यहाँ बनेगा। कहाँ? एफ और सी के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा, लेकिन इससे अब की बार थोड़ा प्रतिबिंब बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ 3 नंबर पर वस्तु है, 3 नंबर बोले तो सी, प्रकाश वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ध्यान रखना। और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर यहाँ अगर है तो 4 नंबर इसका इधर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वस्तु अगर कहाँ स्थित है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, वक्रता केंद्र के बीच में है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। अब ये बराबर था, यहाँ से फिर और बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। 5 नंबर यहाँ है, तो इसका देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा अनंत क्षेत्र में, कह सकते हैं हम यहाँ पर। अगर यदि वस्तु जो है मुख्य फोकस पर है, किस पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और वस्तु यार 6 नंबर यहाँ पर है, मतलब कहें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों पीछे, दर्पण के पीछे। और दर्पण के जो पीछे बनेगा वो दोस्तों यहाँ पर आभासी होगा, आभासी, और आभासी के साथ हमेशा रहता है सीधा। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा, बस से बहुत बड़ा। तो ये दोस्तों यहाँ पर बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। और अवतल है तो वास्तविक उल्टा होगा, केवल एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें आभासी सीधा होता है, वो 6 नंबर की स्थिति। ठीक है, 5 तक वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब यहाँ पर दोस्तों बात किसकी की? दर्पण वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक उल्टा है। तो वस्तु की स्थिति मतलब कहां पर होगा? फोकस पर होगा। अब देख लीजिए आप, फोकस पर होगा क्या? फोकस पर यदि वस्तु होती तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता? अनंत में बनता। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में 4 नंबर, तो 4 नंबर कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर है। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये भी नहीं होगा, वस्तु से बड़ा होगा, यहाँ से बराबर रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र पर। कहां पर वस्तु होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी इसका उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी वस्तु है। तो इसको आप अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, वक्रता केंद्र से आगे होगी नहीं। ठीक, और ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 6 नंबर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दोस्तों? यहाँ पर सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो है वो दिया है यहाँ पर, विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र। ठीक है, पहला दिया है P बराबर आई आर, दूसरा P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा P बराबर बी स्क्वायर आर, और चौथा P बराबर आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए, विद्युत शक्ति जो होती है तो P बराबर हम कह सकते हैं W बटे T होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ W बराबर चूंकि होता है BIT, इसे बोलते हैं बिट। ठीक है, अब PW को हटा के बिट रख दीजिए, तो यहाँ से दोस्तों T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा BI। अब आपको पता है कि B बराबर होता है IR, तो B को हटा के यहाँ लिख देंगे IR, और पहले से ये I था, तो आई स्क्वायर आर। तो P का मान कितना निकल के आया दोस्तों? यहाँ पर आई स्क्वायर आर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, P बराबर आई स्क्वायर आर, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित, लेंस है कोई, ठीक है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर, या तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, स्थित किसी बिंदु से किसी बिना किसी बिंदु से बिना विचलित, विचलन के, यहाँ बिना नहीं लिखा हुआ, ठीक है, विचलन के गुजर जाती है बिंदु, वह बिंदु लेंस का कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, एक प्रकाश किरण है, अब लेंस चाहे आप ये ले लीजिए, ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। अब यहां से प्रकाश की किरण आएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, तो उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके ऑप्शन दोस्तों ये रहे, यहाँ दिए गए हैं, इसके क्या क्या है, फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर।
दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो आपके लिए लाए हैं, सभी ऑप्शनल है इसमें। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, किसी परपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, विभवांतर नहीं बदला जाता है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए परपथ में प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। परपथ में धारा, ये लिखा है दोस्तों धारा हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कितनी हो जाएगी। एक परपथ है, परपथ विभवांतर I और R, देखिए तीनों में बात हो रही है, विभवांतर और इसके बाद क्या है यहाँ पर प्रतिरोध, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है धारा। तो इन तीनों में संबंध का सूत्र होता है B बराबर IR, B बराबर IR। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे, ये पहले का विभवांतर है, तो यहाँ से धारा निकालिए, क्या हो जाएगी B/R, ठीक है। ये धारा पहले परपथ में प्रवाहित हो रही थी, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डालिए। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो नई धारा बनेगी पूछ रहे हैं कितने गुना हो जाएगी यदि हम विभवांतर को ना बदलें लेकिन प्रतिरोध को कितना तिगुना कर दें, तो पहले से 3 गुना कर दें, ठीक है, पहले से 3 गुना, मतलब जो R था वो 3R हो जाए। अब देखिए दोस्तों जो धारा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये देखिए B/R पहले से है, तो क्या I, ठीक है, 1/3। तो हम कह सकते हैं जो नई धारा दोस्तों बनेगी वो पहली धारा की 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3। तो इसका ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो समझिए दोस्तों, अगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो दूरदृष्टि दोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, ठीक है। तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है मतलब निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। कौन सा दोष है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने लगता है और पास की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष होता है, इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, राइट, बी, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूर की वस्तुएं दूर दृष्टि दोष में स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और ठीक इसका उल्टा, पास की जो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है वो निकट दृष्टि दोष होता है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति P, ठीक है, विद्युत शक्ति वोल्ट, वाट, जूल और कूलाम। अभी हमने P बराबर W/T लिखा था दोस्तों, तो इसे हम जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। यदि जूल प्रति सेकेंड नहीं है, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। P बराबर W/T होता है, या फिर हम कह सकते हैं वाट, क्या कह सकते हैं दोस्तों, वाट। तो इसमें जो है विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या होगा कि यहां पर एक अश्व शक्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पर 746 वाट। कितने वाट होते हैं, 746 वाट, ठीक है, 1 HP, ठीक है। तो देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। यहाँ देखिए वैद्युत शक्ति का पूछा था, यहाँ वैद्युत ऊर्जा है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक दोस्तों देखिए वोल्ट तो होता है, यहाँ पर वोल्ट होता है, ये विभवांतर का विभव का हम कह सकते हैं, ठीक है, लिख लेना, विभव का मात्रक होता है। इसके बाद वाट होता है, अभी बताया आपको विद्युत शक्ति का। किलोवाट ये होगा नहीं, किलोवाट घंटा, ठीक है, क्या है, किलोवाट घंटा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। के लिए दूरबिंदु होता है, तो सामान्य आंख मतलब स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए दूरबिंदु कहां पर होगा। तो यहां से भी 2 प्रश्न बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी। तो यहां लिख लीजिए सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु, ठीक है, दूर तक कहां तक देख सकता है, तो अनंत, क्या लिखेंगे, अनंत। और यहीं पर न्यूनतम की बात कर देते, सामान्य आंख के लिए, निकट बिंदु, ठीक है। तो वो कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों प्रश्न अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु, तो दूरबिंदु कहां पर होगा, अनंत पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है।
तो चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बेलन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोस्तों कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा भी इतनी होती है। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है बस। आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर मात्रा में समान होता है परंतु प्रकृति में विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, प्लस चिन्ह के साथ। तो ये यहां से आपको 2 क्वेश्चन नोट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, -1.6 10⁻⁻19 तो है नहीं, प्लस है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रोटॉन का पूछा जाता तो प्रोटॉन का कौन सा हो जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर +19 और -19 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर -19 होना चाहिए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा 1 ओम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम का सही सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर ओम के नियम का सही सूत्र पूछा है। तो ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी परिभाषा और यहाँ पर ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है, इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। B/I। अब यहाँ पर देखिए इसका जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। कैसा रहता है दोस्तों, यहाँ पर नियत। ठीक है, अनुपात इसका नहीं बदलता है, किसका, B/I। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिया जाता है, B/I बराबर, यहाँ R रखते हैं, क्या रखते हैं, ये कांस्टेंट नियतांक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सूत्र, B बराबर IR। ठीक है, एक हो जाएगा B/I बराबर R। ठीक, या फिर यहीं से हम एक और सूत्र बना सकते हैं कि B/R बराबर I भी कर सकते हैं। तो ये 3 सूत्र बन गए ओम के नियम के। ठीक है, तो इन तीनों में से देखिए कोई एक तो होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ओम के नियम का सही सूत्र है, क्या लिया है, पहला I बराबर B गुणे R, I बराबर B गुणे R, इन तीनों में कहीं नहीं मैच कर रहा, काट दीजिए। इसके बाद B बराबर वो R बराबर है BI, R बराबर देखिए कहीं BI नहीं है, इसको भी काट दीजिए। इसके बाद C नंबर ऑप्शन है B बराबर IR, तो B बराबर IR ये दिया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों नोट कर लीजिए, 1, 2 और 3। ठीक, इनमें से कोई ना कोई एक दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा ओम के नियम का सही सूत्र है। ठीक है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, इस तरीके से जब हम बल्ब लेने जाते हैं तो बल्ब के कवर पर लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है, 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इसके तंतु का दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध पूछा गया कितना होगा। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं, प्रतिरोध की गणना कैसे करते हैं। तो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर B²/R, या इसी को हम लिख सकते हैं R बराबर B²/P। ठीक है, जब R पूछा जाए तो ये सूत्र लगाइए और P पूछा जाए तो ये लगाइए। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्या दिया है, 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, तो ये होता है P और ये होता है B, इसके पीछे B है तो ये B, ये W है तो ये P हो गया। अब निकालना क्या है, यहाँ पर R निकालना। तो देखिए ये वाला सूत्र लगा दीजिए जब R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, B²। अब B कितना है, 220, 220 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। P कितना है, 100। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब 22 में 22 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 484। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो प्रतिरोध होगा इसके बल्ब के तंतु का वो कितना हो जाएगा, 484 ओम। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 484 ओम। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट है।
निकट दृष्ट दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त तो होना चाहिए। निकट दृष्ट दोष के लिए, निकट के लिए लिख लीजिए यहाँ पर फिर से 2 पॉइंट। निकट, यदि निकट है तो निकट के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर अवतल, अवतल लेंस, ठीक है। और दूर अगर शब्द है दूर दृष्टि दोष हो तो उसके लिए उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस, ऐसे ध्यान रखिए। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन सा दोष है, यहां पर दिया है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे प्रयुक्त होना चाहिए। कौन सा? निकट है तो अवतल लेंस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण होगा। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर यदि यहां पर उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव, सदैव होता है दोस्तों यहां पर आभासी होगा, ठीक है, आभासी होगा और आभासी के साथ सीधा रहता है, ठीक है, और सीधा है वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा, कैसा रहेगा? वस्तु से छोटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर यहाँ आभासी सीधा है तो उत्तल यहां पर लग रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो किसमें हो जाएगा? दर्पण पूछा है तो उत्तल नहीं होगा तो अवतल हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनता है? इसमें 6 नंबर की स्थिति अभी आपको बताई थी इस तरीके से करके, ठीक है। जब वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तब इसका दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो ये कह रहे हैं किसका दृष्टि क्षेत्र जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है? इसका पहला ऑप्शन दोस्तों दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है। तो देखिए जब वाहन को पीछे से देखते हैं, ठीक है, गाड़ी में जो शीशा लगा होता है जो ड्राइवर की सीट होती है उसके पास, ठीक है, पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए, तो देखते हैं हम कितना बड़ा वाहन होता है और उसमें प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, और काफी दूरी से आ जाता है उसमें चित्र। तो यहाँ पर होना चाहिए क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितनी होती है? और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि 3 × 10⁸ देखा और टिक कर दिया, कभी कभी पीछे लिखा होता है यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो मीटर पर सेकेंड हो और 3 × 10⁸ हो उसी पर ध्यान देना है, ठीक है, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ इसमें भी है, 3 × 10 मीटर पर सेकेंड इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक में प्लस होना चाहिए, ये हटा दीजिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा सही, ठीक है दोस्तों। तो बना लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छी तरीके से ये सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए और एग्जाम तक अच्छी तैयारी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्या दिया है? लघु पतन, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। लघु पतन के कारण परपथ में विद्युत धारा का मान होगा। अब देखिए सबसे पहले बात तो आपको यहाँ देखनी है, जो शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन जो होता है, ठीक है, लघु पतन जो होता है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, ठीक है, तो वैद्युत धारा का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ते रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना, तो ये नोट कर लेना। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1/25, ये तो है नहीं, 1/5 ये भी नहीं, 25 है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इतना होता नहीं है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है उससे मतलब है, क्योंकि लघु पतन के समय जो है शॉर्ट सर्किट जब होता है तो यहाँ पर वैद्युत धारा का मान कैसा हो जाता है दोस्तों?
बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? देखिए फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी ये रिलेशन भी पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन एफ बराबर आर बटे 2 वाला सही करना, या फिर इसी का हम क्रॉस मल्टीपल करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन सही मत करना। ठीक है, तो या तो इस रूप में लिख के देंगे या फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख के देंगे। ठीक है, तो आर बराबर 2f वाला सही है, इसका मतलब यही है और इसका मतलब भी यही है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर? फोकस दूरी मतलब एफ का मान दोस्तों दे दिए। तो एफ का मान कितना है? देखिए एफ का मान 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपको निकालना आर का मान। ठीक है, आर का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर होता है 2f और आर इंटू एफ का मान कितना है? 20, 20 दूना 40, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर कितने हो जाएगा यहाँ पर? 40 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसे हम कहते हैं विद्युत जनरेटर। तो क्या हो जाएगा? जनित्र। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये भौतिक विज्ञान के ऑप्शनल के लिए 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में आपको दिए और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो भी ऑप्शनल आएंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित, इससे बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए 60 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 20 इसमें, 20 अगले पार्ट में मिलेंगे, 20 और तीसरे पार्ट में मिलेंगे, तो 60 क्वेश्चन से बाहर भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट जल्द ही आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम से पहले अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और बाय बाय।